हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं राजेश शर्मा। दोस्तों अभी जो वार्षिक एग्जाम हुए थे 9th और 11th के, उनकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड की हुई थी दोस्तों, और व्यू भी अच्छे आए और सब्सक्राइबर भी अच्छे आए दोस्तों। और आप 12th में अच्छा परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो आज मैं फर्स्ट यूनिट के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालने वाला हूं दोस्तों, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। 10 और 12th के अभी एग्जाम नहीं हुए दोस्तों, वैसे मेरी कोचिंग भी चलती है। और दोस्तों आप इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और इंग्लिश में अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी वीडियो में बनाता रहता हूँ, और आज से मैं इकोनॉमिक्स की तैयारी करवा रहा हूँ दोस्तों। फर्स्ट यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पढ़ाऊंगा, तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। मेरे चैनल पर मोटिवेशनल और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती है। गवर्नमेंट की समस्त योजनाओं की जानकारी मैं इस चैनल पर देता हूं दोस्तों। तो आपने अभी तक यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनसे तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप तैयारी अच्छी करें, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ। आज फर्स्ट यूनिट की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो बनाऊंगा, तो इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो आप उनको अच्छे से याद करिएगा और अच्छी तैयारी करिएगा। 12th में 11th तो लोकल थी दोस्तों, तो उसमें तो सभी पास भी हो जाएंगे, और यही मान लो कि जनरल प्रमोशन भी हुआ, क्योंकि जो एग्जाम हुए थे वो एग्जाम को अभी गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं किया है, और पेपर दे दिए, घर से ही हल करके लाना है दोस्तों। बच्चों ने बहुत मेहनत भी की, और इसके बाद में एक और शिक्षा विभाग से आदेश आ गया था कि उनकी परीक्षाएं रद्द की जाती हैं, और जो टेस्ट हुए थे उनके आधार पर उनका वार्षिक रिजल्ट बनाया जाएगा। 30 अप्रैल तक उनका रिजल्ट कंप्लीट कर देना है। तो दोस्तों अब 10 और 12th के बच्चे बचे हुए हैं, वो एग्ज़ाम के लिए उनकी भी डेट बढ़ रही है आगे, तो अच्छी तैयारी के लिए इकोनॉमिक्स 12th के जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं इस वीडियो पर डालने वाला हूं। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। और दोस्तों ये CBSE कक्षा 12th अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय का लेखांकन दोस्तों, ये नोट्स हैं दोस्तों। तो आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले स्मरणीय बिंदु मैं आपको बता दूं, वस्तुएं अर्थशास्त्र में वे वस्तुएं, वे सभी भौतिक पदार्थ मानव निर्मित तथा सेवाएं होती हैं जिनका कोई बाजार मूल्य होता है। वस्तुएं दृश्य माने होती हैं, जैसे पुस्तक, पेन, वस्त्र आदि। दोस्तों इकोनॉमिक्स में क्या होता है, सबसे पहले जो मार्केटिंग होता है, जैसे वे वस्तुएं जो पेन, वस्त्र आदि, इनका बड़ा ही महत्व होता है। और मानव निर्मित सेवाएं होती हैं जिनका बाजार में मूल्य होता है। सेवाएं वह आर्थिक क्रिया जो अदृश्य भंडार नहीं की जा सकती तथा इसमें स्वामित्व नहीं होता, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, डाक सेवा आदि, ये सेवाएं हैं दोस्तों। उपभोक्ता वस्तु क्या है, अब क्वेश्चन भी आ सकता है, उपभोक्ता वस्तु के विषय में आप लिखिए या उदाहरण बताइए। तो इसमें आप लिख सकते हैं वे अंतिम वस्तुएं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई वस्तुएं और सेवाएं उपभोक्ता वस्तुएं हैं। अब पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं दोस्तों, तो पूंजीगत वस्तुएं ये वे अंतिम वस्तुएं हैं जो उत्पादन में सहायक होती हैं तथा आय सृजन के लिए प्रयोग की जाती हैं। उत्पादन प्रक्रिया में ये पूरी तरह समाप्त नहीं होती। ये पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन में कभी समाप्त नहीं होती, हमेशा के लिए रहती हैं दोस्तों। अब निवेश क्या है, आता भी है इकोनॉमिक्स में निवेश। तो एक निश्चित समय में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि निवेश कहलाता है, इसे पूंजी निर्माण भी कहते हैं। अब मूल ह्रास क्या है, तो सामान टूट फूट या अप्रचलन के कारण अचल परिसंपत्तियों के मूल में गिरावट को मूल्यह्रास या अचल पूंजी का उपभोग कहते हैं। मूल्यह्रास स्थायी पूंजी के मूल को उसकी अनुमानित आय वर्षों में से भाग करके ज्ञात किया जाता है। अब सकल निवेश की बात आती है, एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में कुल वृद्धि सकल निवेश कहलाती है। इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है।
अब दोस्तों निवल निवेश क्या है? एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि निवल निवेश कहलाता है। इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। निवल निवेश, सकल निवेश और घिसावत मूल्यह्रास एक ही टॉपिक है दोस्तों। इसके बाद में हस्तांतरण भुगतान क्या होता है? यह एक पक्षीय भुगतान होते हैं जिनके बदले कुछ नहीं मिलता, बिना किसी उत्पादन सेवा के प्राप्त आय जैसे वृद्धावस्था पेंशन, कर, छात्रवृत्ति आदि। अब दोस्तों हस्तांतरण भुगतान वह होता है, आप स्कूल में पढ़ते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। यह पेंशन योजना है दोस्तों। क्या है, आजकल हमारे सरकार ने जो 60 से ऊपर के होते हैं उनके लिए पेंशन की योजना बना दी है, तो वो भी हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। यानी दोस्तों इस तरह के भुगतान हस्तांतरण भुगतान, जैसे विधवा पेंशन या जो भी सरकार से पेंशन मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, आप स्कूल में पढ़ते हैं, ज्यादातर SC ST के लिए दोस्तों स्कॉलरशिप अच्छा मिलता है, तो ये सब हस्तांतरण भुगतान कहलाते हैं। अब पूंजीगत लाभ, पूंजीगत संपत्तियों तथा वित्तीय संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि जो समय बीतने के साथ होती है, यह क्रय मूल्य से अधिक मूल्य होता है और यह संपत्ति बिक्री के समय प्राप्त होता है। ये पूंजीगत लाभ होता है। कर्मचारियों का परिश्रमक, अब श्रम साधन द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में प्रदान की गई साधन सेवाओं के लिए किया गया भुगतान नगर व वस्तु कर्मचारियों का परिश्रमक कहलाता है। इसमें वेतन, मजदूरी, बोनस, नियोजकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान शामिल होता है। परिचालन अधिशेष, उत्पादन प्रक्रिया में श्रम को कर्मचारियों का परिश्रमक भुगतान करने के पश्चात जो राशि बचती है, यह किराया, ब्याज व लाभ का योग होता है। यह परिचालन अधिशेष कहलाता है। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय, स्तर कीमत पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम इट करेंट प्राइस ऑफ कंस्टेंट प्राइस, ये चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय व स्तर कीमत पर राष्ट्रीय आय का। तो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय जब किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम पदार्थ व सेवाओं का मूल्य उसी वर्ष की बाजार कीमतों पर आंका जाता है तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। स्तर कीमतों पर राष्ट्रीय आय जब किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम पदार्थ व सेवाओं का मूल्य उत्पादन प्रक्रिया में श्रम को कर्मचारी परिश्रम में भुगतान करने के पश्चात जो राशि बचती है, किराया, ब्याज व लाभ योग। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय व स्तर कीमत पर राष्ट्रीय आय क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय जब किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम पदार्थ या सेवाओं का मूल्य उसी वर्ष बाजार कीमतों पर आंका जाता है तो उसे चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। स्तर कीमतों पर राष्ट्रीय आय जब किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम पदार्थ व सेवाओं का मूल्य आधार वर्ष कीमतों पर आंका जाता है तो उसे स्तर कीमत व राष्ट्रीय आय कहते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं एवं अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक लेखा वर्ष में उत्पादन में कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए या पुनः बिक्री के लिए खरीदी जाती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं जो उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के लिए उत्पादन द्वारा निवेश के लिए उपलब्ध होती हैं, वे अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। राष्ट्रीय आय की गणना केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं का नहीं, क्योंकि ये पहले ही अंतिम वस्तु में शामिल होती हैं। प्रवाह एवं स्टॉक की अवधारणा। प्रवाह, चर प्रवाह एक ऐसी मात्रा है जिसे समय अवधि जैसे जैसे घंटे, दिन, सप्ताह, मास, वर्ष आदि के आधार पर मापा जाता है। प्रवाह के उदाहरण व्यय, बचत, पूंजी निर्माण एवं पूंजी ह्रास, ब्याज, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन। स्टॉक एक ऐसी मात्रा है जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है। स्टॉक के उदाहरण संपत्ति, विदेशी ऋण की मात्रा एवं उपस्कार आदि आदि। दोस्तों स्टॉक क्या होता है, आप भी घर में जैसे मान लो खेती का काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आप भी जैसे मान लो अभी कोरोना काल है दोस्तों, तो अगर आप जैसे मान लो 2 3 4 महीने का स्टॉक रखते हैं, अगर अपना निवेश रुक जाए, अपनी आय रुक जाए या आर्थिक स्थिति कुछ अपनी नौकरी में कुछ भी दिक्कत आ जाए, जैसे खेती करते हैं किसान या कुछ भी पाला वगैरह पड़ जाए, तो उनके पास भी वो स्टॉक जरूर रखते हैं दोस्तों। अब आर्थिक घरेलू सीमा क्या है? आर्थिक सीमा से अभिप्राय किसी देश की सरकार द्वारा प्रकाशित उस भौगोलिक सीमा से है जिसमें व्यक्ति, वस्तु तथा पूंजी का प्रवाह निवधि रूप से होता है। आर्थिक सीमा क्षेत्र राजनीतिक, समुद्री व हवाई सीमा और विदेशों में स्थित दूतावास, वाणिज्य दूतावास, सैनिक प्रतिष्ठान एवं राजनयिक भवन आदि। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।